साथियों नमस्कार। हम लोग आज सिंधु सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में अध्ययन करेंगे। मूर्ति कला के साथ साथ छोटे छोटे और बिंदु हैं, मनके हैं, मोहरे हैं, मृदभांड है, मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन। इस वीडियो में इन सब का महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक बात आपसे हमेशा कहता हूँ और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि आप सरल प्रश्नों को गलत मत होने दें। सरल प्रश्नों का अर्थ होता है कि जो पूर्व की परीक्षाओं में किसी भी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, वो चाहे स्टेट पीएससी का हो और चाहे वनडे एग्जामिनेशन का हो। अगर इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न आया है तो आप उसको जरूर वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो गया तो आप अपने कंपटीटर से निश्चित पीछे हो जाएंगे। दूसरा बात ये आपको ध्यान रखना है, एक बात मैं और आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ट्रिक हम लोग बनाते हैं वो ट्रिक अपना स्वयं बनाएं। दूसरों के ट्रिक का फॉलो करें लेकिन उतना ना फॉलो करें, क्योंकि लाखों ट्रिक बनी हुई है और सारी ट्रिक हम याद नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिक अपनी बनाएं। और वो ट्रिक कैसे बनेगी? जब आप किसी भी चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक आप ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन ट्रिक वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्वयं ही कंठस्थ हो जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में। तो मूर्ति कला के अंतर्गत पत्थर की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो पत्थर की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन लगभग मिली हुई है और हड़प्पा से 2 या 3 मूर्ति मिली हुई है। तो मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली हुई है, मोहनजोदड़ो को जो गढ़ी वाला क्षेत्र, गढ़ी का टील मतलब है कि जो दुर्ग टीला है, पश्चिमी टीला है, वहाँ से 5 मूर्तियाँ मिली हुई हैं। लेकिन जो प्रसिद्ध मूर्ति मिली हुई है वो हड़प्पा के डीके क्षेत्र से मिली हुई है और वो 19 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं इसमें कि ये खंडित अवस्था में है। खंडित का मतलब है कि इसका शरीर का ऊपरी भाग मिला हुआ है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो नहीं है। मूर्ति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इस मूर्ति में देखिए शाल ओढ़ा हुआ है और ये शाल तिपतिपिया है। तिपतिपिया का मतलब इसमें देखिए आप 3-3 बिंदु बना हुआ है और बाएं कंधे पर ये शाल डाली गई है। साथ ही इसका हाथ टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें तस्वीर में कि हाथ टूटा हुआ है। उसके साथ बाल को एक फीते से पीछे बांध दिया गया है। आंखें जो है बड़ी हैं लेकिन वो हल्का आधी मतलब खुली हुई है, पूरी खुली हुई नहीं है। और नाक की तरफ, नासाग्र की तरफ ये इंडिकेट कर रही हैं आंखें। नाक और ओंठ जो है मोटे हैं। दाढ़ी आप देख सकते हैं पूरी संवारी गई है, जैसे लग रहा है कंघी उसमें अलग से, जब मूर्ति बनाई गई तो कंघी को अलग से संवार दिया गया है। मूछें एकदम साफ है इस मूर्ति की। ये सब विशेषताएं हैं, जानना है क्यों? क्योंकि ये मूर्ति मंगोलायड प्रजाति की है। अब मंगोलायड प्रजाति के जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उनका ये विशेषता होती है। कान जो है वो गोल हैं, छोटे हैं। तो ये सारी मूर्तियों की विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग एक दूसरी मूर्ति आप देखेंगे जो पशु मूर्ति मिली हुई है मोहनजोदड़ो से ही, वो 12 सेंटीमीटर की है। वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक महत्वपूर्ण मूर्ति है जो पशु की है। उसमें जो शरीर है और सींग है वो भेड़ का है, और लेकिन जो उसमें उसका सूंड है वो हाथी की लगाई गई है। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की जो भेड़ और हाथी से संयुक्त मूर्ति है वो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। एक और पूछ सकता है कि वो किस पत्थर से बनी हुई है? तो वो मूर्ति जो है चूना पत्थर से बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा धातु की मूर्तियां हैं। धातु की मूर्तियों से पहले एक और मैं बता दूं कि हड़प्पा से भी कुछ मूर्तियां ऐसी मिली हुई हैं जो मोहनजोदड़ो की मूर्तियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है कि जैसे वहाँ की जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं उसमें जैसे यहाँ पे गर्दन आप देखेंगे जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे गर्दन हो गया, कंधे हो गए, वो ऐसा लगता है कि अलग से जोड़ करके उसमें लगाया गया है। और माधव स्वरूप वत्स हैं, MS वत्स हैं, उनको एक मूर्ति हड़प्पा से मिली हुई जो कि पूर्णतः नग्न मूर्ति है और जिसका मात्र धड़ बचा हुआ है और हाथ पैर उसके भी खंडित हैं। इसी तरह की एक मूर्ति हड़प्पा से और भी मिली हुई है जो कि काले रंग की स्लेटी पत्थर से निर्मित है और वह मूर्ति जो है 10 सेंटीमीटर ऊंची है। उसके साथ साथ वह मूर्ति उसका दाहिना है जो पैर है उस मूर्ति का वो जमीन पर टिका हुआ है और बायां पैर जो है उस मूर्ति का उठा हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो नृत्य करते हुए किसी पुरुष की या किसी नर्तकी की मूर्ति हो सकती है। कहने मतलब मोहनजोदड़ो से जो 12 मूर्तियाँ मिली हैं उसमें एक मूर्ति आपको ये ध्यान रखना है और हड़प्पा से जो 2 या
3 मूर्तियाँ मिली हुई हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि उन मूर्तियों की क्या विशेषता है। तो कहने के मतलब कि आपको ये कुछ मूर्तियाँ ध्यान रखना है। जैसे एक चूना पत्थर की बनी हुई है और हड़प्पा वाली जो मूर्ति है वो काले रंग की स्लेटी पत्थर से बनी हुई है। तो इन सब मूर्तियों की विशेषता आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जो पशु मूर्ति हो गया, पशु मूर्ति के बारे में भी आपको जानना है। धातु मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है। धातु मूर्तियों के बारे में इस क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमेशा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से 11.5 सेंटीमीटर लंबी एक प्रसिद्ध कांसे की नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली हुई है। नृत्य करते हुए मतलब डांसिंग गर्ल उसको बोला जाता है। अब ये मूर्ति आपसे पूछ लिया जाता है कि किस प्रोसेस से बनाई गई थी। तो ये मूर्ति जो बनाई गई थी वो लॉस्ट वैक्स उसको बोला जाता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, या उसको हिंदी में हम लोग लुप्त मोम पद्धति बोल देते हैं। कभी कभी उसको मधुच्छिष्ट विधि भी बोला जाता है। तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि कैसे इस मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो लॉस्ट वैक्स जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोम का पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसको ध्यान से आप समझिएगा कि मोम का पहले एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर पूरा मिट्टी का एक पूरा लेप लगा देंगे। लेप लगाने के बाद उसमें एक छेद कर देंगे और फिर आग के जरिए उसमें उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि मोम जो है वो पूरा पिघल जाएगा। अब पिघलने के बाद फिर जो कांसा है, क्योंकि कांस की बनी हुई है तो उसमें कांसे का घोल भर दिया जाता है। अब भरने के बाद फिर वो बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसे सेम टू सेम बन करके निकल आता है। तो लॉस्ट जो वैक्स पद्धति है इस सिस्टम से उन मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। ये 11.5 सेंटीमीटर की एक मूर्ति थी। ये मूर्ति आभूषणों के अलावा टोटल एकदम न्यूड थी या नेकेड थी, एकदम से नग्न अवस्था में मूर्ति थी। कहने का मतलब ये जो मूर्ति से अभी आप पीछे देखोगे जो पत्थर की मूर्ति मिली वो मोहनजोदड़ो से, और वो मंगोलाइट प्रजाति की थी। क्योंकि सिंधु सभ्यता में आप देखे होंगे 4 प्रजातियाँ थी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट थी, अल्पाइन था, और आपका मेडिटेरियन हो गया, और साथ में मंगोलाइट हो गया। तो ये जो मूर्ति है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति की मूर्ति है। तो इसमें कहने का मतलब ये जो आभूषण है आप देखेंगे कि जो हाथ है इसके हाथ में 24 या 25 चूड़ियाँ हैं, और इस वाली में आप 4 चूड़ियाँ देख सकते हैं। कमर इसका ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूर्तियाँ नृत्य करती हुई किसी लेडी की मूर्ति है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया हुआ है। तो जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को बोला कि ये मूर्ति विश्व की आश्चर्यजनक मूर्ति है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी मूर्ति है कि जिसको किसने आश्चर्यजनक मूर्ति कहा है। तो जॉन मार्शल ने इस कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति को आश्चर्यजनक मूर्ति कहा। कभी कभी इसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी बोला जाता है। तो ये लॉस्ट वैक्स पद्धति से बनाई है, इसको आप जरूर जानते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि धातु की मूर्तियों में और भी महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से कांसे का एक भैंसा मिला हुआ है। पूछ लिया था इस तरीके के एग्जाम, कांसे का भैंसा कहाँ से मिला हुआ है, या भेड़ा की मूर्ति, कांसे की भेड़े की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। उसके अलावा चौहंदड़ो से एक कांसे का इक्का गाड़ी मिला हुआ है और बैलगाड़ी मिला हुआ है। बैलगाड़ी का मतलब जिसमें बैलों को जोता, मतलब बैलों को लगाया जाता था, तो वो कांसे का मिला हुआ है, वो चौहंदड़ो से मिला है। चौहंदड़ो आप देखेंगे सिंधु नदी के बाएं तट पे था। 1931 ईस्वी में ननी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज कर रखा है। उसके अलावा कालीबंगा से आप देखेंगे तो तांबे का वृषभ मिला हुआ है, वो कांसे का है, ये तांबे का। कांसे का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं कि कांसे का जो है कि उसमें तांबा 90% और 10% मिला करके कांसा बनाया जाता था। और जो कालीबंगा से क्या मिला है, तांबे की एक वृषभ की मूर्ति। वृषभ मतलब बैल की मूर्ति। क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में कि तांबे की वृषभ की अद्वितीय मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिली हुई है। तो ये है कालीबंगा से। कालीबंगा आप देखे होंगे राजस्थान के गंगानगर जिले में है। तो अमलानंद घोष ने इसका खोज किया हुआ था 1951 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ सकता है कि कुत्ते की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली हुई है। वो लोथल से प्राप्त है। लोथल गुजरात में है, खंबात की खाड़ी में। उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया एग्जाम में कि कांसे का रथ कहाँ से मिला हुआ है, जिसको 2 बैलों की जोड़ी उसमें जुटी हुई है और एक नग्न पुरुष उसको चला रहा है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको इसको जानना चाहिए कि जो कांसे का एक रथ है वो दैमाबाद से मिला है। दैमाबाद का आप नाम अगर आप ध्यान देखे होंगे, पिछले वीडियो देखे होंगे, तो सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है, जो गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी है, वो दैमाबाद स्थान है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहाँ से एक कांसे का एक रथ मिला हुआ है जिसमें 2 बैलों की जोड़ी और एक नग्न मानव चला रहा है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि मूर्ति कला में ये जो मूर्ति मिली हुई है कांसे की, ये किस स्थान से है। आगे हम लोग देखते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ। जैसे पत्थर की मूर्तियाँ ठोस थी, वैसे मिट्टी की मूर्तियाँ इसमें भी विशेषता है, ये चिकोटी पद्धति से बनाई गई हैं। जैसे वहाँ पे वो मधुशिष्ट पद्धति या लॉस्ट वैक्स पद्धति से है कांसे की मूर्ति, लेकिन ये जो मिट्टी की मूर्ति है वो चिकोटी पद्धति। चिकोटी पद्धति का मतलब होता है कि जैसे हाथ से उसको दबा करके, उसके नाक को या कान को, होठों को हाथ से दबा करके मिट्टी को दबा दिया जाता था, तब वो मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मिट्टी की मूर्तियों में पुरुषों की, नारियों की, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मानव मूर्तियाँ हैं वो ठोस थी और जो पशु पक्षियों की मूर्तियाँ हैं वो खोखली बनाई जाती थी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि सिंधु सभ्यता को हम लोग मातृ प्रधान सभ्यता बोलते हैं, तो मातृ देवी की मूर्तियाँ भारत से कम मिली हुई हैं, पाकिस्तान वाले क्षेत्र से ज़्यादा मिली हुई हैं। मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चौहंदड़ो हो गया, वहाँ से जो नारी मूर्तियाँ मिली हैं बहुत ज़्यादा मिली हैं। भारत में केवल और केवल बनावली से 2 मूर्तियाँ मिली हुई हैं। क्या कारण है, या अभी तक खोज इसका चल रहा है, या उतनी इसका एक्सकैवेशन नहीं हो पाया, खुदाई नहीं हो पाया है, जिसके कारण मूर्तियाँ नहीं मिल पाई हुई हैं। लेकिन अभी तक जो हम लोग को प्रमाण मिले हुए हैं वो है कि भारत में केवल मातृ देवी की या नारी की 2 ही मूर्तियाँ बनावली से मिली हुई हैं और किसी भी स्थल से नहीं मिली हुई। इस बात को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो से मिली है नारी मूर्तियाँ, और लेकिन भारत में केवल बनावली से मिली हुई हैं 2 मूर्तियाँ केवल। उसके अलावा पशु पक्षियों की मूर्तियों में देखना है कि हमको बैल, भैंसा, बकरा, कुत्ता, हाथी, बाघ, गैंडा, भालू, सुअर, खरगोश, बंदर आदि की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन वहाँ पे घोड़े की मूर्ति और गाय की मूर्ति हमको एक भी नहीं मिली हुई है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। घोड़े का प्रमाण यद्यपि मिलता है हमको आगे चल करके लोथल से, जुड़ी जोधड़ों से, लेकिन हमको गाय की और घोड़े की एक भी मूर्ति यहाँ से नहीं मिली हुई है, लेकिन हो सकता है प्रमाण रहा होगा। आगे सबसे जो प्रसिद्ध यहाँ की मूर्ति है मिट्टी की मूर्ति, वो वृषभ की मूर्ति। वृषभ का मतलब होता है कि बैल, यानी वृषभ की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी की। उसके अलावा कुबड़ वाले बैल की तुलना में बिना कुबड़ वाले बैल की मूर्ति अधिक मिली हुई है। तो इसका ये प्रमाण हो सकता है कि कुबड़ वाले बैल की तुलना में जो बिना कुबड़ वाले बैल थे उसकी महत्ता ज़्यादा रही होगी। गाय की एक भी मूर्ति नहीं मिली हुई है। आगे हम देखते हैं कि जब मूर्ति कला के अलावा जो मोहरे थे, वो मोहरे बहुत प्रसिद्ध थी यहाँ की। तो मोहरे जो हैं वो स्टेटाइट की बनती थी या सेलखड़ी की बनाई जाती थी। अब मोहरों का महत्वपूर्ण जो बात है वो पूछा जाता है आपसे कि मोहरे सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मोहरे किस आकार की होती थी। आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा उसमें कि गोलाकार थी, आयताकार थी, बेलनाकार थी, घनाकार थी, अंडाकार थी या वर्गाकार। तो सबसे प्रसिद्ध मोहर जो है सिंधु सभ्यता की वो गोलाकार मोहर थी, और जो ये बेलनाकार मोहर है, बेलनाकार मोहर जो है वो मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध थी। तो आपसे अगर कोई पूछता है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मोहर है वो वर्गाकार होती थी। और इसके अतिरिक्त लोथल और देसलपुर गुजरात में है, जहाँ से तांबे की मोहर भी मिली हुई है। ये अधिकांश मोहरें हमको स्टेटाइट की, सेलखड़ी की मिली हुई है या काचली मिट्टी की बनी हुई है। काचली मिट्टी जिसको फ्यांस बोलते हैं। इसके अतिरिक्त भी गोमेद हो गया, चल्ट हो गया, मिट्टी हो गया, इनकी भी बनी हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिली हुई है वो सेलखड़ी की बनी हुई है। इसके अतिरिक्त तांबे की भी मोहर आप देख सकते हैं कि लोथल और देसलपुर से मिली हुई हैं। प्रसिद्ध मुद्रा हो गई वो वर्गाकार मुद्रा हो गई। इनका आकार आप देख सकते हैं 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर का होता था। ये जो मोहरें बनाई जाती थी वो इसका आकार इतना होता था 2.8 चारों तरफ से। तो मोहरों में हमको आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं वो उनका आकार क्या होता था, तो वो सबसे प्रसिद्ध जो है वो वर्गाकार होता था। इसके अतिरिक्त उन मोहरों पर बहुत सारे हमको चित्रण मिला हुआ, बहुत सारे अंकन किए गए हैं। तो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी पशु का मिला, जिसमें एक सींग का प्रमाण है। और इसके अतिरिक्त उन मोहरों पर बैल, हाथी, भैंसा आदि का अंकन किया गया है। लेकिन कला की दृष्टिकोण से अगर देखें तो कुबड़ वाले सांडों का अंकन ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये हमको किस प्रकार के, किसमें कुबड़ वाले सांडों का मिला है कि बिना कुबड़ वाले वृषभ का मिला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुद्राओं पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक है, लेकिन कला के दृष्टिकोण से कुबड़ वाले जो सांड होते थे उनका सर्वाधिक अंकन किया गया है। मोहरों में सबसे प्रसिद्ध जो मोहर है
वो है पशुपति शिव की मुहर, और इसको मैके ने खोजा हुआ था जो कि मोहनजोदड़ो से मिली हुई थी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शैव धर्म का हो सकता है कि प्रारंभ सिंधु सभ्यता से हुआ हो। तो उस मुहर पे जो चित्रण किया गया है वो पशुपति शिव का है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जो पशुपति शिव की मुहर पे जो अंकन किया गया है उसके दाईं तरफ कौन से जानवर हैं, बाईं तरफ कौन से जानवर हैं और नीचे की ओर कौन से जानवर हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो दाईं तरफ आप देखेंगे कि दाईं तरफ एक जो ताकतवर जानवर, जैसे याद करने का तरीका होता है हाथी और बाघ, क्योंकि आप देखेंगे कि हाथी और बाघ जो है दोनों ताकतवर होते हैं, तो ये दाईं तरफ थे। और गैंडा और भैंसा इनकी तुलना में कम ताकतवर होते हैं, तो वो बाईं तरफ है। तो आप याद करने का तरीका है अपना अपना सबका, कैसे किसको याद करना है बस आपको याद करना है। ये चार पशु जो दो दाईं तरफ दो बाईं तरफ थे, तो दाईं तरफ कौन सा, हाथी और बाघ, और बाईं तरफ कौन सा, गैंडा और भैंसा। लेकिन जो चौकी जिस पे बैठे हुए थे पशुपति शिव, उसके नीचे जो है दो हिरन थे। तो जॉन मार्शल ने बोला कि ये भगवान शिव का आदि रूप है। तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें किन किन जानवरों का अंकन किया गया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, पशुपति मुहर जो है, क्योंकि शिव का प्रारंभ हो सकता है कि यहाँ से रहा हो। इसके लिए लोथल और मोहनजोदड़ो से हमको जो मुहर मिली हुई है उस पर नाव का अंकन मिलता है। तो नाव के अंकन से ये प्रमाण मिलता है कि इनका हो सकता है कि व्यापार, जो विदेशी व्यापार संभव होता रहा होगा, क्योंकि दोनों नदी के किनारे थे और दोनों का, और इस तरीके के मुहर मेसोपोटामिया या पश्चिमी एशियाई देशों से मिले हुए हैं। मनके जो होते हैं उनके हम लोग आभूषण या ऑर्नामेंट्स में उसका यूज करते थे, जो हम लोग आज सोने और चांदी के जो आभूषण पहनते हैं, उस तरीके पहले उतना नहीं सोना और चांदी उपलब्ध था। तो लोथल से और चौहंदड़ों से हमको मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। वही सेलखड़ी और स्टेटाइट के ये बनाए जाते थे मनके, और इनका सबसे जो प्रसिद्ध मनकों का आकार था वो बेलनाकार था। ये आभूषण के रूप में उसको वहाँ पे लोग प्रयोग करते थे। तो ये मनकों को भी हमको ध्यान रखना है, बेलनाकार मनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मृदभांड, अगला जो है मृदभांड। मृदभांड का अर्थ है कि मृदभांड, पहले ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था कि मिट्टी का बर्तन है, क्योंकि जब तक कोई बताता नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि मृदभांड क्या है। तो मृदभांड को ही हम लोग मिट्टी के बर्तन कहते हैं। तो मिट्टी के बर्तन जो है वो लाल अथवा गुलाबी रंग के बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हुए हैं, और जिनके ऊपर काले रंग से चित्रण किया गया। जैसे मान लीजिए मिट्टी का कोई बर्तन है, उस पर लाल और गुलाबी रंग से पेंट कर दिया जाए और उसके बाद में काले रंग से उस पर अलग से चित्रण बना दिया। आप इसमें देख सकते हैं तस्वीरों में कि इसमें किस तरीके से काले रंग का चित्रण किया गया है। लोथल से एक मृदभांड हमको मिट्टी का बर्तन मिला हुआ है, जिसमें एक वृक्ष बनाया गया, पेड़ बना है, और उसके मुंह में मछली पकड़े हुआ है, जिसमें एक चिड़िया को दर्शाया गया है और नीचे एक लोमड़ी खड़ी हुई है। तो इस तरीके का कहानी जब हम गुप्त काल देखेंगे तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है एक पुस्तक, उसमें चालाक लोमड़ी की कथा एक कहानी है वो दर्शाती है। तो कहने मतलब इससे पूछा जाता है कि जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र में उल्लेख चालाक लोमड़ी की कहानी को या उसको दर्शाता है, वो सैंधव सभ्यता के किस स्थल से इस प्रकार के मृदभांड मिले हुए हैं। तो आपको चार ऑप्शन दे दिया, लोथल, धौरावीरा, देसलपुर या रोजदी। तो आप जानते रहिएगा कि लोथल से इस प्रकार के जो चित्रण या इस प्रकार के मृदभांड मिले हुए हैं तो वो लोथल से मिला हुआ है। तो हमको इस टॉपिक में आप देखेंगे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मूर्ति कला से हैं, किस पद्धति से बनाए जाते थे, चिकोटी पद्धति हो गया या लॉस्ट बैग्स पद्धति हो गया, या किस रंग का प्रयोग किया जा रहा है मृदभांडों पर, लाल और गुलाबी रंग पे उस पर काले रंग का चित्रण किया जा रहा है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं कि कांसे की मूर्ति कहाँ से मिला हुआ है, भेड़ा की आकृति कहाँ से मिली हुई है। तो ये सब प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब बार बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप निश्चित ही इनको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को देखिए, और आगे जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जो किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, तो निश्चित ही उसका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।